Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all. My name is Alina Zainab and I'm student of BS Commerce 8th semester, and Ms. Anam Shafiq is teaching us the subject of corporate governance. Today we have arranged a webinar on corporate governance in banking sector, and we have with us Mr. Shadab Haider. Mr. Shadab Haider has been associated with corporate affairs in banking sector more than a decade. He has diversified experience in areas of corporate governance, finance, and taxation. Presently, he is part of Habib Bank Limited as Head of Corporate Governance Affairs since 2019 and also served at various positions in Bengal Habib Limited during his 10 years of career there. Academically, he holds master's degree in economics from University of Karachi and also MBA Finance from Princeton University. He attended various renowned trainings of the 7 Habits of Highly Effective People by Franklin Covey, Company Law and CG Regulations by Security Exchange of Pakistan and State Bank of Pakistan. He is often engaged with students as speaker in the Sheikh Zayed Islamic Center, University of Karachi and Institute of Business Administration, IBA Karachi. Sir, I warmly welcome you to this session on behalf of my whole class and my institute, University Institute of Management Sciences. Sir, this session is now handed over to you. Thank you, Alina and Shumail. It's been a privilege for me to have once again a forum like that to address to people and share my thoughts. So going forward, I just want to share the presentation regarding on our for all. Yes, sir. Screen be visible or audio be clear aapka? Yes, good. Thank you. Okay. So starting from just 6 thoughts about corporate governance and how our corporate sector composes. जो थोड़ा सा हम बात करेंगे कि हमारा जो corporate sector है वो किन एलिमेंट्स पे कंप्राइज करता है. नॉर्मली हम अगर इसको बाइफिकेट करें जो 2 मेन ब्रॉड कैटेगरीज आती हैं, जिसमें एक हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है और सेकंड हमारा अदर देन फाइनेंशियल सेक्टर है. अच्छा, फाइनेंशियल सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो हमें इसमें नजर आता है बैंकिंग है, हमारी कैपिटल मार्केट का साइड है, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं. अदर देन फाइनेंशियल सेक्टर्स में अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स होते हैं, सर्विस इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल आपकी टेलीकम्युनिकेशन जितनी मोबाइल कंपनीज हैं, एंड अदर देन सॉफ्टवेयर कंपनीज, वो सारी आपकी सर्विस इंडस्ट्री में आती हैं, एंड अदर देन मोर बहुत सारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स की होती हैं. तो जस्ट टू गिव यू अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कॉर्पोरेट सेक्टर के कॉर्पोरेट सेक्टर होता क्या है, तो मैंने उसको थोड़ा सा बाइफिकेट कर दिया 2 क्लासेस के अंदर, एक फाइनेंशियल के अंदर, एक नॉन फाइनेंशियल के अंदर, एंड थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को देने की कोशिश की कि भाई फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, एंड सिमिलर फॉर अदर फाइनेंशियल सेक्टर्स के अंदर भी. अच्छा, सेक्टर कोई सा भी हो, कंपनी कोई भी हो, एक सिस्टम वहां पे चलता है कि वो कंपनीज जो हैं वो किसी न किसी सिस्टम के तहत रन की जा रही हैं. ठीक, उनके अंदर कोई ना कोई ओनर है और कोई ना कोई प्रोसेस है जिसको फॉलो करते हैं अपना बिजनेस रन करने के लिए. अच्छा, हम अगर उसको टेक्निकली इसको देखें तो उसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहा जाता है कि ये कंपनीज जो भी है, चाहे फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल है, कि हाउ विल इट रन एंड हु विल इट रन. ठीक है, कौन इनको डायरेक्शंस देगा, कौन इनको कंट्रोल करेगा, इनका ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कैसे होगा, इनका ओनरशिप स्ट्रक्चर कैसा होगा. तो ये सारी चीजें इन अ ब्रॉडर व्यू सब कवर होता है आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस सेक्शन के अंदर. थोड़ा सा हम और इसको डिस्क्राइब करने जाएं कि कैसे कंपनी जो है वो कंट्रोल की जा सकती है, क्या उसके ऐसे एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर जिनको हम कहेंगे कि ये इन कंपनीज के अंदर जो है वो गवर्नेंस को रेगुलेट कर रहे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं. तो उसको मजीद अगर हम डिटेल में देखें या समझने के लिए देखें तो डायरेक्शन मैनेजमेंट के लिए हमारे पास मैनेजमेंट होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. आपके पास एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो हाईली स्किल्ड और एक्सपर्टाइज होता है अपनी फील्ड के अंदर, जो आपकी उस कंपनी पे एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठा होता है.
सेम आपकी एक पूरी एग्जीक्यूशन टीम होती है जो बिजनेस को रन एक्सपर्टाइज और स्किल्स के साथ मौजूद होती है। और जस्ट टू क्लियर यू अंडरस्टैंडिंग कि लेट सपोज आपकी यूनिवर्सिटी है, अब यूनिवर्सिटी में आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आपके ऊपर एक आपकी फैकल्टी हैं, आपके प्रोफेसर्स हैं, आपके टीचर्स हैं, उनके ऊपर एक सिस्टम है जिसको आप एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट कहते हो, और उसके ऊपर एक उनकी पूरी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज या बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का एक सेट बैठा हुआ होता है जो उनकी पॉलिसीज क्या आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर किस किस्म का मिशन होना चाहिए, विजन होना चाहिए, किस क्वालिटी की एजुकेशन और किस लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। डाउन द लाइन जो है, जो मैनेजमेंट का पार्ट होता है कि वो आपके करिकुलम सेट करना, आपको विद रिस्पेक्ट टू योर सब्जेक्ट्स आपकी फैकल्टी को अरेंज करना और बाकी अदर एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को ओवरसाइट करने के लिए होता है, मैनेज करने के लिए होता है। देन फिर यू पीपल कम्स के जो स्टूडेंट जो आखिर में वो सारी चीज़ों फैसिलिटीज को भी यूज कर रहे होते हैं और अपनी लर्निंग को भी एक्वायर कर रहे होते हैं। तो ये एक सिस्टम है, सिस्टम के तहत आपकी पूरी यूनिवर्सिटी चल रही है, ठीक है। इसी सिस्टम को अगर हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, या हम इसको कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर अगर देखें तो उसमें भी एक सेट ऑफ पीपल हैं, वो काम कर रहे होते हैं, हर एक का अपना अपना एक रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बिजनेस करना है, उस बिजनेस के लिए कुछ की लोग होंगे जो सेल्स का काम करते होंगे, जो मार्केटिंग का काम करते होंगे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के काम करते होंगे। उनके ऊपर एक उनकी की मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट होती है, जिनका बेसिकली पर्पस जो उस ओवरऑल सिस्टम को बिजनेस रन करने के लिए स्ट्रेटजीज डेवलप करना, ठीक है, बिजनेस प्लान बनाना और उसकी रिपोर्टिंग करना होता है। उस पूरे सेटअप के ऊपर एक और सेटअप एग्जिस्ट करता है जो उस पूरी सीनियर मैनेजमेंट को लुक आफ्टर करता है, उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक को देखता है कि आपने जो बिजनेस रन कर रहे हैं, ठीक है, वो आप किसी को जवाबदेह होंगे। जवाबदेह इन द सेंस कि आपके पास जो फ्लो ऑफ मनी है, फ्लो ऑफ कैश फ्लो कह लें आप उसको, फ्लो ऑफ रिसोर्सेज कह लें, जो आप बिजनेस के अंदर इनपुट कर रहे हैं और आप उससे कितना इनपुट बाहर ले रहे हैं। कि लेट सपोज इफ यू आर इन्वेस्टिंग 1 million रुपीज, तो हाउ मच यू आर गेटिंग आउट ऑफ दिस, आपने उससे जो आपके बिजनेस टारगेट से वो आपके मीट हुए, नहीं हुए, क्या बिजनेस टारगेट रीजनेबल थे कि वो अप्रोचेबल हैं भी, अचीवेबल हैं भी या नहीं, और अगर आपने अपने टारगेट्स अचीव कर लिए तो आपका गोइंग फॉरवर्ड क्या कंसर्न है, आपकी क्या स्ट्रेटजीज है। अगर टारगेट्स नहीं अचीव हुए तो क्या चैलेंजेस थे, क्या आपके पास ऐसी गैप्स थे जिनको फिलअप करने की जरूरत है। इस सब सारी चीजों को एड्रेस करने के लिए जो एक ग्रुप ऑफ पीपल बैठा होता है जिसको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगेन ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी भी कंपनी में, अगर हम कंपनी के स्ट्रक्चर की बात करें तो 2-3 किस्म की चीजें होती हैं उसमें कि आपका आप लोगों ने सुना होगा जी सोल प्रोप्राइटरशिप है, कि एक सिंगल ओनर बिजनेस है, उसमें एक ही वन मैन आर्मी वाला शो रन कर रहा होता है। सेकंड, आपने अपने सब्जेक्ट में शायद पढ़ा होगा कि जी पार्टनरशिप, उसमें आपके मोर देन वन पीपल जो है वो आपस में मुख्तलिफ किस्म के पार्टनरशिप रेशोज के अंदर बिजनेस रन कर सकते हैं। थर्ड कैटेगरी जिसको आप कंपनी का नाम देते हैं, इसके अंदर आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर आप लिमिटेड बाय शेयर्स हैं तो आप एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को अपना शेयर होल्डर बना सकते हैं बाय सर्कुलेटिंग योर शेयर्स इन द मार्केट। उसमें ऑब्वियसली जो सेटअप की मैं बात कर रहा था कि आपका मेन बिजनेस टीम, आपकी सीनियर मैनेजमेंट टीम और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम के बाद अगर आप इस किस्म के किसी सेटअप में कंपनी में, तो आपका पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो इन शेयर होल्डर्स को अकाउंटेबल होगा, आंसरेबल होगा रिगार्डिंग बिजनेस की परफॉर्मेंस के हवाले से, उनके अपकमिंग चैलेंजेस के हवाले से, उनके लूप होल्स गैप्स के हवाले से, उनके कंट्रोल्स के हवाले से, वो सारी चीज़ों को अपने शेयर होल्डर्स को आंसरेबल होते हैं। अच्छा, शेयर होल्डर कौन होता है? शेयर होल्डर में भी दो ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं। एक वो शेयर होल्डर जो स्पॉन्सर शेयर होल्डर होगा। स्पॉन्सर शेयर होल्डर वो होता है जिसका मेन स्टेक होता है, जिसका मेन कैपिटल होता है, ठीक है, जिसकी मेन थॉट्स होती हैं कि हमने बिजनेस रन करना है, उसने अपनी सारी चीजें इसके अंदर इन्वेस्ट करी होती हैं। जो माइनर शेयर होल्डर होते हैं वो जब आप अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट कर लेते हैं
और जो उनके नंबर ऑफ शेयर एज कम्पेयर टू स्पॉन्सर बहुत कम होते हैं। वो जस्ट लाइक के ठीक है, उनको लगा कि आपकी कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है और आपको कुछ कैश की जरूरत है, तो वो आपको अपना कैश देके आपके शेयर्स लेकर उसका स्टेक रख सकते हैं। ये आई एम जस्ट गिविंग अ ब्रॉडर व्यू कि आप लोगों को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ये क्रिएट हो जाए कि व्हाट इज कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड हाउ इट्स वर्क। तो जो अभी मैंने कुछ बातें करी उसके अंदर अगर मैं देखूं तो कुछ हमने बात करा कि जी डिस्क्लोजर होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। डिस्क्लोजर मीन्स कि कोई भी आपकी बिजनेस टीम, आपकी सीनियर मैनेजमेंट या आपका बोर्ड डिसीजन लेता है तो वो आपको विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन लोगों को डिस्क्लोज इन्फॉर्म करना चाहिए। नंबर वन, फॉर एग्जाम्पल आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में है, ठीक है, आप एक चीज मैन्युफैक्चर करते हैं, लेट्स सपोज कि एक सीमेंट की फैक्ट्री है, ठीक है, तो उस फैक्ट्री में जो आपके डिसीजंस हो रहे हैं जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट शामिल है, आपके जनरल शेयर होल्डर का इंटरेस्ट शामिल है, तो वो आपको टाइमली बोर्ड के डिसीजंस के बाद पब्लिकली अनाउंस करना पड़ता है। इसकी रिसेंट एग्जांपल लेट्स सपोज कि एक कंपनी है, उसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं, तो आप लोगों की नॉलेज में होगा कि हमारे पास पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एक ऐसा फोरम है जहाँ पे एज अ कैपिटल मार्केट सारी चीजें ट्रेड भी होती हैं, शेयर्स भी ट्रेड होते हैं, और इस किस्म की जो इन्फॉर्मेशन है जिसको आप प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन या अदर देन प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो जरूरी होती है शेयर होल्डर की इन्फॉर्मेशन के लिए, वो डिस्क्लोज करी जाती है। सेकेंड चीज जो मैंने बात कर रहा था, अकाउंटेबिलिटी। जो हमने एक स्ट्रक्चर की बात करी थी कि एक पैरेलल सिस्टम में ये चीज चलती है कि टॉप ऑफ द हेड आपका शेयर होल्डर है, फिर उसने अपने कुछ स्पॉन्सर लोगों को एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिठाया हुआ है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नीचे एक पूरी टीम है, मैनेजमेंट की टीम है, जिसको हेड करते हैं प्रेसिडेंट, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इस किस्म के नाम आप लोगों ने सुने होंगे। और वो डाउन द लाइन मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स क्रिएट करके और फंक्शंस बना के उनके हेड्स बना के वो अपनी स्ट्रेटजीज और प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस पूरे सेटअप के अंदर जो एक चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी वो चलती है, आपकी जो लोअर डाउन मैनेजमेंट है वो आपको अपर लेवल को रिपोर्ट करेगी, अपर लेवल मैनेजमेंट प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेगी, प्रेसिडेंट जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करेंगे। तो वो हर एक चेन में आप देखेंगे कि वो जब ये चेन चलाने का मकसद कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर ये होता है कि जो आप एक्शन ले रहे हैं उसके लिए आप अकाउंटेबल हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि आप लोगों का पैसा मार्केट से उठा लें और उसको कहीं भी इन्वेस्ट कर दें, लॉस हो गेन हो, उसके क्या फैक्ट्स एंड फिगर हैं वो आपने सारे हाइड करके रखे हुए, वो कुछ भी डिस्क्लोज नहीं कर रहे। तो डिस्क्लोज के साथ साथ आप अकाउंटेबल भी होंगे कि आपको आपने क्या चीजें कहाँ पे करी। रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात भी इसी तरीके से कि जो जो अपने पेयर में होगा, मैनेजमेंट वाले जो है वो अपने ऊपर लोगों को जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे उसके लिए अकाउंटेबल होंगे। जो प्रेसिडेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो शेयर होल्डर। अगेन द फोर्थ वन इज ट्रांसपेरेंसी, कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो फेयर होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास इन स्पेसिफिक, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो हमारे पास सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इंस्टीट्यूशन है जो एज ए रेगुलेटर एक्ट करता है इन फॉर कैपिटल मार्केट्स एंड फॉर द लिस्टेड कंपनीज। इसी तरह हम स्पेसिफिक बैंकिंग सेक्टर में आ जाएंगे तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है जो एज ए रेगुलेटर एक्ट करता है सारे कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए, उनको सारे फाइनेंशियल मैटर्स को मॉनिटर करने के लिए। अगेन कुछ और एक्सपेक्ट पहले के साथ शामिल थे, वो ड्यूरिंग द टाइम थोड़े से उनके रिलैक्स हो गए कि स्टॉक एक्सचेंज भी एक एक्ट करता है एज ए रेगुलेटर कि जो उसमें ट्रेडिंग हो रही है उसके हवाले से जो चीजें हैं वो उसको फेयर एंड ट्रांसपेरेंट रख सके। अच्छा, इस सारी चीजों का मकसद जो ये होता है वो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसके कोई स्ट्रेटेजिक गोल्स अगर हैं तो वो उनको अचीव कर सके, अपने शेयर होल्डर्स को वो एक वैल्यू कर सके, उनकी जो मॉनेटरी टर्म्स से उनके शेयर्स की वैल्यू है उसको भी इनहांस कर सके, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के साथ साथ वो अपनी सोसाइटी को भी जवाब दे। कि ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि
कुछ जगह पे एक इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, पूरा पूरा आपका एक इंडस्ट्रियल एरिया होता है जहाँ आपके अपनी इंडस्ट्रीज होती हैं। लेट्स सपोज इस एरिया में आपकी सीमेंट की फैक्ट्री लग सकती है, इस एरिया में आपका टेक्सटाइल लग सकता है। इसी तरह आप कमर्शियली एरियाज को भी देखेंगे कि कराची को जैसे बोला जाता है कि जी वहाँ पे जो पूरा फाइनेंशियल हब है, बैंकिंग में मेन सेक्टर्स वहाँ पर है। तो ये वो चीज़ होती है कि आपको अपनी सोसाइटी को भी साथ लेके चलना है कि आप ऐसी चीज़ें बिजनेस के अंदर ना करें कि जो शायद आपके लिए मॉनेटरी टर्म्स एज ए बिजनेस तो बहुत बेनिफिट होंगी, लेकिन वो लोगों की हेल्थ पे अफेक्ट कर रही हो, लोगों की लिए कोई प्रॉब्लम्स का सोसाइटी में बायस बन रही है। तो इन सारी चीज़ों को कवर अप करने के लिए जो अब से कुछ साल पहले एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ जिसको हमने टर्मिनोलॉजी यूज करने लगे हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर। तो ये बहुत बड़ा वाइड स्कोप है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, कुछ मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर कर दी हैं। अच्छा, बिल्कुल स्टार्ट से मैं जो आप लोगों से एक मॉडल की बात कर रहा था, एक सेटअप की बात कर रहा था कि कॉर्पोरेट सेक्टर होता कैसे। तो इस स्लाइड में आप उसको देख सकते हैं कि सबसे पहले पैनल आपके पास है शेयर होल्डर्स का, उसके बाद आपके पास है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, देन आपके पास सीनियर मैनेजमेंट है, और उसके बाद लास्ट में आपके बिजनेस एंड सपोर्ट यूनिट्स हैं। तो ये तो 4 ब्रॉड कैटेगरीज हो गई जहाँ पे हम ये कहते हैं कि ये वो मेन स्टेक होल्डर्स हैं या पिलर्स हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए जरूरी होते हैं इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। अच्छा, इसको हम जरा थोड़ा सा डीपली अगर देखें तो इसमें एक पूरा आपको इस स्लाइड के अंदर एक कंपनी को रन करने का एक मैकेनिज्म, कुछ बातें मैं आपसे ऑलरेडी कर चुका हूँ, कुछ आप इसके अंदर नई चीजें देखेंगे कि अगर हम इस फ्लो को समझना चाह रहे हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता क्या है, मतलब कोर कैसे वर्क करता है, तो रादर देन सब्जेक्टिव अगर हम इस स्लाइड पे ये मॉडल देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि शेयर होल्डर से लेकर बिजनेस सपोर्ट यूनिट्स तक देयर इज 2 वे इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ बिजनेस सपोर्ट जो है वो सीनियर मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर रहा है, सीनियर मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कर रही है और डायरेक्टर्स जो है वो शेयर होल्डर को कर रहे हैं। वहां से आपको रिपोर्टिंग के बाद एक दूसरी साइड नजर आ रही होगी कि जो आपके पास फीडबैक भी आ रहा है, आपका शेयर होल्डर आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फीडबैक देगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नीचे आपकी सीनियर मैनेजमेंट को फीडबैक देंगे, और सीनियर मैनेजमेंट जो है वो आपके बिजनेस सपोर्ट्स यूनिट्स को फीडबैक देगी। अच्छा, ये फीडबैक होगा किस किस्म का, इस फीडबैक के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होंगी, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम ये एक छोटे से कुछ एग्जांपल मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम करता रहूंगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि कौन सी चीजें रिपोर्ट होती हैं जिसके अगेंस्ट आपके पास फीडबैक आता है। फॉर एग्जाम्पल कि जब बिजनेस आपने किसी भी कैटेगरी में कर रहे हैं, लेट सपोज इफ आई टॉक टू द बैंकिंग बिजनेस, ठीक है जी, आपके पास एक बैंक है, बैंक का स्ट्रक्चर ऐसा है जी, बैंक काम ऐसे करता है कि बैंक वाया ब्रांचेस काम करता है, ठीक है। जो कन्वेंशनल बैंकिंग थी वो यही थी कि जी सिर्फ आपकी फिजिकली ब्रांचेस होंगी, ठीक है। थोड़ा सा टाइम चेंज हुआ तो ओवर द डिजिटल इन्हांसमेंट अब आपके साथ साथ आपने उसको डिजिटल वे में भी कन्वर्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल आपके पास इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी है, आपके पास मोबाइल बैंकिंग एप्स आ गई हैं जिसके जरिए आप अपनी वही ट्रांजैक्शन जिसके लिए पहले आप किसी ब्रांच को विजिट करना जरूरी समझते थे, अब आप वो वाया अपनी मोबाइल ऐप्स या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू इजीली कर सकते हैं। तो बिजनेस की जो मोडेलिटीज हैं वो विद द टाइम पीरियड चेंज हो गई। रिगार्डिंग पहले फिजिकली बेस करता था कि कस्टमर को विजिट करना है, अकाउंट ओपनिंग होनी है, देन तो अकाउंट ओपनिंग के प्रोसेस को और डिजिटलाइज करने में गए तो आपने एचबीएल कनेक्ट का नाम सुना होगा, आपने एचबीएल की मोबाइल ऐप यूज करी होगी। कि अब इसके अलावा अगर अदर देन बैंकिंग सेक्टर जाए तो आपने इजी पैसा ऐप का नाम सुना होगा, और भी बहुत सारी एप्स बैंक्स कंपनीज के अलावा जो आपके पास फिनटेक कंपनीज है उन्होंने भी लॉन्च करी हुई कि जिसमें आप अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेट सपोज आप लोगों ने नाम सुना होगा जी, जैस कैश का नाम सुना होगा। एक पुरानी ऑर्थोडॉक्स सोच ये थी कि शायद वो सिर्फ एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, बट नाउ इट्स अ फाइनेंशियल मॉड्यूल दैट द टेलीकम्युनिकेशन हैव। सिमिलरली और भी बहुत सारी एग्जांपल्स आप अपने अराउंड देख सकते हैं, वो हम अपने
Q&A सेशन के अंदर डिस्कस भी करेंगे आप लोगों की थॉट्स इसके ऊपर। तो बात ये हो रही थी कि जी बिजनेस आपका ये सारा जो एक मैंने थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया कि आपका एक बिजनेस किस किस्म का चल रहा है। अब आपने इस बिजनेस के हवाले से कि जी आपके टारगेट्स क्या थे, सेल्स के टारगेट क्या थे, आपके कस्टमर्स के डिपॉजिट्स के टारगेट्स क्या थे, आपके एडवांसेस के टारगेट क्या थे विद रिस्पेक्ट टू बैंकिंग सेक्टर, आपकी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ होनी थी, इन सब की रिपोर्टिंग बिजनेस जो है वो अपने सीनियर मैनेजमेंट को करता है। अच्छा, बिजनेस और सीनियर मैनेजमेंट के मिडिल में आप थोड़ा सा मैंने स्ट्रक्चर डिफाइन करने की कोशिश करी है, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर होता कैसा है। बिजनेस या सेल्स या मार्केटिंग टीम के अलावा आपके पास एक फाइनेंस का सेक्शन होता है, आपके पास एक ऑडिट का सेक्शन होता है जो आपको बिजनेस के उसमें हेल्प इस तरीके से कर रहा होता है कि जी ठीक है आपके बिजनेस को, आप तो एक अगर बैंकिंग की बात करूं या जैसे मार्केटिंग बिजनेस की बात करूं कि आप एक रेवेन्यू ला रहे हैं, ठीक है, आप एक कैश ला रहे हैं, ठीक है, बिजनेस के अंदर क्लाइंट्स के पास से। अब इस कैश को आगे मजीद फर्दर यूटिलाइज कैसे करना है, तो उसके लिए आपके पास कंपनीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। लेट्स सपोज ट्रेजरी, फाइनेंस, ठीक है, इन्वेस्टमेंट साइड, कॉर्पोरेट, ठीक है, जो इन सारे के हवाले से अपनी पहले से जो स्ट्रेटजीज या पॉलिसीज बनाई हुई होती है कि हमने जो इस मनी को कलेक्ट करना है उसको आगे फर्दर इन्वेस्ट करके बिजनेस कैसे करना है। विद द टाइम दो चीजें मजीद इस इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐड हो चुकी हैं, एक है रिस्क मैनेजमेंट, एक है कंप्लायंस। रिस्क मैनेजमेंट ऑलरेडी मतलब आपने उस जो आपके पास सोर्सेस फंड्स आ रहे हैं वो किस सोर्सेज से आ रहे हैं, ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं वो ऐसी प्रोस्क्राइब एंटिटीज या प्रोस्क्राइब पर्सन से आ रहे हों कि जो कि इलीगल वे में आते हों, तो उसको कैटर करना, ठीक है। कंप्लायंस आपका जैसे जैसे आपका टाइम गुजर जा रहा है, हमारे जो रेगुलेटर्स हैं SCCP, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टॉक एक्सचेंज, वो टाइम टू टाइम मुख्तलिफ रेगुलेशन लगाते रहते हैं कि आपने अपना बिजनेस रन कैसे करना है, ठीक है, आपको कुछ रूल्स लॉस फॉलो कर आपने मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस या अदर जो सर्विस सेक्टर के बिजनेस है वो आपने रन करने हैं, उनको फॉलो करते हुए। तो उन सब की कंप्लायंसेस देखने के लिए कंपनीज में आजकल एक कंप्लायंस का फंक्शन भी सेपरेटली इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। अच्छा, ये एक छोटा सा एक ब्रीफ हो गया कि एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो एक डिपार्टमेंटल वाइज सेग्रीगेशन कैसे होती है वर्किंग। उससे ऊपर अगर हम आएंगे तो हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नजर आता है। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का आपने अक्सर ये सुना होगा कि वो एक सेट ऑफ पीपल होते हैं, मैक्सिमम 7 पीपल होते हैं, 7 to 11 15 पीपल होते हैं जो ये बोर्ड। अब डिपेंडिंग अपॉन ऑन योर साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के सारा काम वो बोर्ड नहीं कर सकता। तो बोर्ड ये काम करता है कि आपस में एक वर्किंग ग्रुप्स बना देता है जिसको वो कमिटीज का नाम देते हैं कि लेट्स सपोज इफ वी हैव 12 डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड ऑफ ए कंपनी और ए बैंक, तो हम लेट अपनी ज़रूरत के लिहाज से कमिटीज लोगों की फॉर्म कर लेते हैं और एक्सपर्टाइज के लिहाज से कि लेट सपोज हमें हमारा एक IT सेक्टर की एक कंपनी है, तो उसके अंदर अगर लोग बैठे हुए हैं, आपने IT साइड पे इन्वेस्ट करना है, तो अगर आपके बोर्ड में ऐसे एक्सपर्ट लोग हैं जो IT की फील्ड के एक्सपर्ट हैं, तो वो लेके और बाकी कुछ मेंबर को लेके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को आप एक बोर्ड की IT कमेटी बना सकते हैं। उसका प्योरली एंड कोरली वर्क ये होगा कि वो IT रिलेटेड मैटर्स को पहले स्क्रीन करेगी सीनियर मैनेजमेंट्स को और देन वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को आगे रिपोर्ट करेगी। सिमिलरली रिस्क के हवाले से हमने बात करी, तो अगर जो रिस्क एरियाज के हवाले से आपके बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टर्स पे एक्सपर्ट लोग मौजूद हैं, तो वो का फोरम एक वर्किंग कमेटी बनाएगा जिसको रिस्क कमेटी कहते हैं। सिमिलरली जो ह्यूमन रिसोर्सेज के हवाले से आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्टिविटीज हैं उसको डीपली लुक आफ्टर करने के लिए जो HR का एक्सपर्ट है बोर्ड के अंदर, वो उस पर कंप्लाइज करके आप जो है इंडिपेंडेंट HR वर्क फ्लो जो है उसको मॉनिटर कर सकते हैं। देन बहुत ज्यादा हमने सुना है जी ऑडिट का, कि ऑडिट का मेन फंक्शन तो ये होता है कि जी आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स रेगुलेशंस कर रहे हैं,
ठीक है, कहीं गैप्स है तो वो आपको बताना है। तो उसका एक्सपर्ट अगर कोई आपके बोर्ड में मौजूद है, ठीक है, तो उसकी सुपरविजन के अंदर एक वर्किंग ग्रुप बनता है, ऑडिट कमेटी बोलते हैं, जिनका काम अगेन इसी तरीके से होता है कि वो बोर्ड तक रिपोर्ट करने के लिए पहले सारी चीजों को, जो सीनियर मैनेजमेंट की तरफ से रिकमेंडेशन या प्रपोजल्स आ रहे हैं, उनको फिल्टर आउट कर लेंगे। अच्छा, तो ये थोड़ा सा ब्रीफ हो गया कि किस तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीनियर मैनेजमेंट के दरमियान जो गैप है वो उसको ब्रिज किया जाता है कि बोर्ड कमिटीज के थ्रू। अच्छा, ये आपस में जो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग करते हैं, तो उसमें बेसिकली कौन से ऐसे आइटम्स होते हैं? अगर हम कमिटीज ऑफ मैनेजमेंट और डायरेक्टर्स की बात करें, तो उसमें हम जो परफॉर्मेंस एडवाइजेस होती हैं, कंसर्न होते हैं बिजनेस के हवाले से, वो डिस्कस होते हैं। मैनेजमेंट एडवाइस लेती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, अपने आने वाले चैलेंजेस के बारे में उनको बताती है, अपनी स्ट्रेटजीज पॉलिसीज बताती है, जिस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी कमिटीज की मदद से डीप डाउन थॉट करने के बाद उनको उसके लिहाज से एडवाइस कर सकते हैं कि आपको आगे बिजनेस को या ऑर्गेनाइजेशन को किस डायरेक्शन में लेके चलना है, और उसके ऊपर एक कंट्रोल एक्टिविटी भी रख सकते हैं। देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो 5 से 15 लोगों का जो ग्रुप होता है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द कंपनी आपकी, वो एक बड़े लार्ज सेक्टर शेयर होल्डर्स को अकाउंटेबल होता है रिपोर्टिंग के हवाले से, अपने रेस्पेक्टिव बिजनेस के हवाले से। फॉर एग्जांपल, अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करें, तो बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो अपने शेयर होल्डर, जिनके पास बैंक्स के शेयर होंगे, XYZ बैंक के शेयर्स होल्ड करते होंगे, उनको उसके बारे में पूरी रिपोर्ट देंगे। एनुअली आप लोगों ने नाम सुना होगा, एनुअल जनरल मीटिंग्स कंडक्ट करी जाती हैं कंपनीज की, बैंक्स की। तो जो स्पेसिफिक कंपनी होगी वो अपने शेयर होल्डर को एड्रेस करेगी एनुअली कि हमारे पूरे साल की परफॉर्मेंस कैसे रही है। आपने एनुअल रिपोर्ट्स का नाम सुना होगा, आप लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नाम सुना होगा, अकाउंट्स का नाम सुना होगा। ये सारी चीजें वो प्रेजेंट करते हैं शेयर होल्डर्स को, और उनसे बाकायदा अप्रूवल लेते हैं कि ठीक है जी, ये हमारा पॉलिसी थी, ये हमारी स्ट्रैटेजी थी, बेस्ड ऑन विच हम उसके ऊपर जो है वो हुए, हमने ये प्रॉफिट अर्न करा है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये हमारी बैलेंस शीट है, ये हमारे एसेट्स हैं, ये हमारी जो है इन्वेस्टमेंट्स हैं, ताकि एक फेयर ट्रांसपेरेंट हो सके शेयर होल्डर को कि वो किन रेस्पेक्ट से वो चीजें देख रहे हैं। जो कुछ रिपोर्टिंग के मोड्स मैंने बता दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से, कि ये सारी रिपोर्ट्स प्रेजेंट होती हैं शेयर होल्डर्स की मीटिंग में, जहाँ पे वो अप्रूवल बाकायदा देते हैं कि ठीक है जी, हम आपकी परफॉर्मेंस से जो है वो एग्री करते हैं और वी आर हैप्पी। और या फिर अगर उनको कोई कंसर्न होता है, इवन ये प्रॉफिटेबल एक ऑर्गेनाइजेशन ही क्यों ना हो, लेकिन अगर शेयर होल्डर को लगेगा कि मुझे अपनी कोई थॉट्स या कंसर्न्स मुझे शेयर करने चाहिए या एडवाइस उनको करना चाहिए कि ये मजीद इम्प्रूवमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, वो फीडबैक बिल्कुल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दे सकता है। देन अगर उनको ये लगता है कि कोई कंपनी या बिजनेस उसके मजीद बेनिफिट के लिए, उसके वाइंडिंग अप के लिए, या उसके स्ट्रेटजीज को चेंज करने के हवाले से भी एडवाइसेस कर सकते हैं, वो फीडबैक दे सकते हैं। तो ये तो एक मैंने आपको रिपोर्टिंग साइड बता दी कि एक कंपनी के अंदर जो हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मॉडल है वो वर्क कैसे करता है, एक फ्लो बता दिया कि टू वे कम्युनिकेशन किस तरीके से होती है। अब मैं सेकंड एक्सपेक्ट पे इसकी तरफ ये आऊंगा कि ये जो गवर्नेंस मॉडल के अंदर जो डिवीजन ऑफ एक्टिविटीज है कि जी शेयर होल्डर्स के बाद ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, ये सीनियर मैनेजमेंट होगी, ये बिजनेस होंगे, तो उसको कौन अपॉइंट करता है? तो शेयर होल्डर्स जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं तो उनके पास दो तरीके होते हैं। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन का साइज छोटा है तो आप शेयर होल्डर में से ही कुछ लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं जिनके पास शेयर ज्यादा हो, जो बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग रख सकते हो, एक्सपर्टाइज रखते हो। अदर देन एक और जो रेगुलेटरी मेथड है वो ये कि अगर आपके पास शेयर होल्डर ज्यादा है और आपके पास ऑप्शन भी बहुत ज्यादा है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आप लोगों को प्लेस कर सकें, तो आप उसके लिए इलेक्शंस में जाते हैं।
ठीक है। तो इलेक्शंस का एक पूरा प्रोसेस होता है कि आप जो है जो कुछ क्राइटेरिया होते हैं प्री उस इलेक्शन के लिए एलिजिबल होने के लिए, कि आपके पास नंबर 1 उस कंपनी के शेयर्स होना जरूरी है ताकि आपका जो स्टेक है वो डिफाइन हो सके इस कंपनी के अंदर। सेकंड, आपके पास वो रिक्वायर्ड एक्सपर्टाइज स्किल्स होने चाहिए जो एक बिजनेस को, जो भी कंसर्न बिजनेस है उस बिजनेस के हवाले से रन करने के लिए जरूरी होना चाहिए। देन आप जो है वो जो हमारे टाइम टू टाइम SCCP स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फॉर द डायरेक्टर्स पर्पस के लिए रेगुलेशन निकालता रहता है, उस क्राइटेरिया पे आप पूरे उतरते हैं। कोई भी ऐसी कोई एक्टिविटी आपके नाम के साथ या आपके के साथ ना जुड़ी हुई हो जो आपको किसी भी इन क्राइटेरिया से एलिजिबल करती है। तो इलेक्शन का तरीका जो होता है वो यही इसी तरीके से होता है कि ऐसे सेट ऑफ एक्सपर्ट लोगों का नॉमिनेशंस होती है और फिर उसको शेयर होल्डर मीटिंग में, जर्नल मीटिंग में उसके लिए जो है वो बाकायदा वोटिंग होती है और जिन लोगों को ज्यादा वोट्स मिलते हैं अकॉर्डिंग टू दी शेयर होल्डिंग, तो वो सेट जो है वो अप्रूव शेयर होल्डर्स को कर देता है एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू रन द बिजनेस। देन फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना एक टीम लीडर सेलेक्ट करते हैं जिसको मार्केट में आपने नाम सुना होगा चेयरमैन के नाम से बोलते हैं। फिर ये सेट ऑफ पीपल नीचे देखता है कि हम बिजनेस रन करने के लिए हमें एक सिंगल मैन ऐसा चाहिए जिसको ओवरऑल उस कंसर्न बिजनेस की थॉट होती है, इसको पता हो कि जो बिजनेस हम करने जा रहे हैं उसके अंदर पूरी ग्रिप हो, ठीक है, जिसको लोगों को हैंडल करना भी आता हो, उसको पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कराना भी आता हो, तो उसको वो बंदे को अपॉइंट करते हैं जिसको हम प्रेसिडेंट या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं। देन फिर उस प्रेसिडेंट और CEO के नीचे पूरी एक टीम काम करती है उस बिजनेस को रन करने के लिए। तो इफ के I may be successful to give you understanding the role, the model of corporate governance in corporate world. To the next. अच्छा, अब हमने बात कर ली थी फंक्शंस की, बात कर ली थी शेयर होल्डर्स की, बात कर ली थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, बात कर ली थी प्रेसिडेंट की, बात कर ली थी बिजनेस सपोर्ट यूनिट्स की, बात कर ली थी। थोड़ा सा मैं आपको फ्लेवर देना चाहूंगा कि पहले हम थोड़ी सी बात कर लें कि जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं और मैनेजमेंट की कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। ऑब्वियसली अब तक की डिस्कशन से जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी क्रिएट हो चुकी होगी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है एक सीनियर लीडरशिप टीम को कहा जाता है। उस सीनियर लीडरशिप टीम के अंदर आप उस बिजनेस के या कंपनी के स्पॉन्सर्स या ओनर को शामिल कर सकते हैं, पार्टनर्स को शामिल कर सकते हैं, या उस फील्ड के हाईली एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स या इन सब का कॉम्बिनेशन भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम कहलाया जा सकता है। और इसके में नॉमिनेशन और सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट का तरीका आपको बाय वे ऑफ इलेक्शन अभी ब्रीफ कर चुका है। अच्छा, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर देखी जाए तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइडेंस की, एडवाइजरी की, पॉलिसी मेकिंग, मॉनिटरिंग एंड रिस्क मिटिगेट। जैसा कि हमने पहले भी बात करी थी कि एक बिजनेस को रन करने के लिए पावर है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास होती है। सेकेंड साइड पे अगर मैं आ जाऊं, प्रेसिडेंट की जो मैनेजमेंट साइड को हेड करता है प्रेसिडेंट, और वो फंक्शन ऐसे करता है, कुछ कोर फंक्शंस के नाम मैंने स्लाइड में मेंशन करे हुए हैं कि आपके फाइनेंस हो गया, बिजनेस डिपार्टमेंट्स हो गया, आपका HR हो गया, आपका IT हो गया, लीगल अफेयर्स हो गया, कंप्लायंस हो गया एंड सो ऑन। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है कि ये उस बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करेंगे, जो स्ट्रेटजीज बोर्ड अप्रूव कर चुका है, जो बिजनेस प्लान्स इनके बोर्ड अप्रूव कर चुका है, जो इनकी सीनियर मैनेजमेंट ने इनको डेलीगेट कर दिया है, वो ये अपने अपने एरियाज के अंदर एग्जीक्यूट करेंगे। जो पॉलिसी चुका है वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने अपने एरियाज में। देन फिर इस सारे का कम्युनिकेशन ओवर द पीरियड, लिस्टेड कंपनीज, कुछ कंपनीज में जो होता है मंथली जाता है, कुछ में जो है वो क्वार्टरली जाता है, कुछ में हाफ ईयरली, और कुछ में पूरा एक एनुअली
लीफ जो है वो रिपोर्ट करते हैं अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को वापस, और देन फिर वही साइकिल वापस चलती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट करते हैं आपके शेयर होल्डर्स को, और देन फिर शेयर होल्डर्स आपको उस पर अपना फीडबैक देते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट के दरमियान एक ब्रिज की जरूरत होती है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो लोग होते हैं जो उस बिजनेस के अंदर डे टू डे ऑपरेशन के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते। वो उस बिजनेस के ऑफिस में आके बैठ नहीं सकते कि जी आके उस बिजनेस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि वो सेट ऑफ लीडरशिप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज से बिलोंग करते हैं, तो वो अपने अपने सेक्टर के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं, जो सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के वक्त एक जगह एक पैनल पे जमा हो सकते हैं, लेकिन फॉर वर्किंग पर्पस वो एक उस बिजनेस के अंदर उनको बैठना अलाउ नहीं होता। दिस इज जस्ट बिकॉज ताकि वो एक इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट व्यू दे सके उस बिजनेस की मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो है वो पूरा बिजनेस रन करती है, उनकी साइट्स कह दें, चाइल्स कह दें, लोकेशंस कह दें, ब्रांचेस, जो भी उनकी बिजनेस प्लेस होती है वो एग्जीक्यूट होती है, वो रजिस्टर्ड होती है रेगुलेटर्स के पास, और एक ट्रांसफॉर्म वे में वो एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, अब ये मैनेजमेंट जो है वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कांटेक्ट कैसे करती है, इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन का ब्रिज कौन सा है, लिंक कौन सा है? तो उसके लिए आजकल के दौर में कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफिसर का रोल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ये वो लोग होते हैं, ये वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजमेंट के दरमियान ब्रिज का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनकी आपस में मीटिंग्स अरेंज करवाना, उन मीटिंग्स में हुए हुए डिसीजंस की मिनटिंग करना, उनका रिकॉर्ड्स रखना, फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैनेजमेंट तक उनका डिसीजंस प्रोवाइड करना, और उसके बाद उन डिसीजन का फीडबैक या उसका रेस्पॉन्स जो है, या उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसका जो एंड रिजल्ट है वो वापस एक टाइमलाइन के साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म करना कि आप लोगों ने जो पॉलिसीज बनाई थी, आप लोगों ने जो बिजनेस प्लान बनाए थे, वो मैनेजमेंट तक एग्जीक्यूट कर दिए गए, उनको इन्फॉर्म कर दिए गए, कर लिए, अब उनका रिजल्ट जो है वो ये है। तो ये जो रिपोर्टिंग लाइंस जो है, जिसको आप कहते हैं कि जस्ट लाइक अगर कोई दो लोग आपस फोन में बात कर रहे हो तो बीच में कनेक्टर चाहिए होता है जो आपका सर्विस प्रोवाइडर होता है। तो इसी तरह मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आपस में फैसिलिटेट करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफिसर जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं, और ये बाकायदा ऑन द पेरोल ऑफ द कंपनी होते हैं। ठीक है, और अगेन इनके लिए भी ये चीज हम आगे गवर्नमेंट ऑफिसर जब इतनी इंपॉर्टेंट और रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं तो वो कौन लोग होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप, अच्छा, ये वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोफेशनल्स के लिए कुछ क्राइटेरिया है कि इस सेट के लोग को कंपनीज अपने पास एज ए कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोफेशनल्स अपॉइंट कर सकती हैं। इसमें अगर हम एकेडमिक की बात करें तो ऑब्वियसली लॉ ग्रेजुएट्स हों, मास्टर्स हों आपके बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, कॉमर्स में मास्टर्स हों। फिर अगर हम प्रोफेशनल अकाउंटेंसी की बात करें, कुछ इंस्टीट्यूशंस के नाम मैंने मेंशन कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो गए, देन फिर जो आपके चार्टर्ड सेक्रेटरीज हो गए, आईसीएसपी है आपका। तो यहाँ से क्वालिफाइड लोग इसकी इंस्टीट्यूशन से सर्टिफिकेट होल्डर्स, या आपके जो एकेडमिक के हवाले से मास्टर्स डिग्री वाले वो, और इनको एटलीस्ट 5 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस की फील्ड का, ताकि वो अप्स एंड डाउन समझ सकें कि किस तरीके से कॉर्पोरेट वर्ल्ड काम कर सकती है, और हमने उस ब्रिज को उस कैसे जो है वो स्ट्रॉन्ग रखना है, और उस गैप को जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट के अंदर कम्युनिकेशन है उसको कैसे फिलअप करके रखना है। अगेन कुछ स्किल्स आपके पास होने चाहिए अगर आप ये परसू करते हैं कि आपने आगे फ्यूचर में जाके कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोफेशन बनना है। तो अदर देन एकेडमिक्स एंड एक्सपीरियंस आपके पास कुछ कोर स्किल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बोथ वर्बल एंड रिटन बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। आपको चैलेंजिंग सिचुएशन में काम करना आना चाहिए, वो इसलिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डिफरेंट सेट देन, तो मैनेजमेंट जो अगेन एक बहुत बड़ी
टीम है उसको समझाना हाउ टू रन बिजनेस। आप इंटीग्रिटी के हवाले से इसलिए कि आपके पास बिजनेस प्लान्स होंगे, आपके पास जो है वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग टू बिजनेस परफॉर्मेंस, कंप्लाइंस एंड ऑल रेगुलेटरी एस्पेक्ट। तो वो अप्रोप्रिएट टाइम के अलावा और जितनी जरूरी है उतनी ही डिस्क्लोज होनी चाहिए, उससे ज्यादा वो चीज बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना वो रिन्यूअर्स का इम्पैक्ट होता है, नहीं तो वो आपके बिजनेस के ऊपर बैड इम्पैक्ट कर सकते हैं। अगेन आपके पास जो है वो जो इवन रेगुलेशंस हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, जो इस पूरे सिस्टम को, जो हमने पूरा मॉडल टेम्पलेट देखा था कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक कंपनी के अंदर, तो उसमें हर एक बंदे के रूल्स हैं, शेयर होल्डर्स के अपने एक पावर्स एंड ड्यूटीज हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अपनी एक पावर्स ड्यूटीज हैं, मैनेजमेंट की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और इन सबको रेगुलेटर ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और फॉर बैंकिंग सेक्टर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा रेगुलराइज कराया हुआ है अपने रेगुलेशन इशू करके। तो इन सब लोगों को अपनी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रेगुलेशंस का इल्म होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वो कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जिसकी वजह से उनको पेनलाइज करा जा सके। और इस सब में असिस्ट करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोफेशनल्स का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करी थी कि एक पूरी सीनियर लीडरशिप ग्रुप को साथ लेके चलना, फिर पूरी मैनेजमेंट की टीम को आपके पास साथ लेके चलना, तो आपके पास हर वक्त कुछ ना कुछ, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आती रहती है। तो आपके अंदर एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोफेशनल के अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो डिटेल को उसको एब्जॉर्ब भी कर सके, उसको समझ भी कर सके और उसको सही से आगे कम्युनिकेट भी कर सके। तो ये जो टू स्प्लिट वे में मैंने स्प्लिट अपनी प्रेजेंटेशन को करा हुआ था कि पहले मेरा ये कंसर्न था कि मैं आप लोगों को ये समझा सकूं कि व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है, फिर वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे वर्क करती है, उसका फंक्शन क्या होता है, उसमें क्या क्या स्टेक होल्डर्स होते हैं, इसके इंटरनल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से फैक्टर उस पर करते हैं, देन उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, डायरेक्टर्स की, मैनेजमेंट की, और उन दोनों को आपस में साथ चलाने के लिए जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोफेशनल्स हैं उनका रोल आप लोगों को समझ में आ सके, ताकि गोइंग फॉरवर्ड आप लोग अपने आप यूनिवर्सिटी से पास आउट करेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में जो कंपनीज में कहीं भी अपना बिजनेस करें, जॉब्स करें, तो ये वो कोर कॉन्सेप्ट है जो हर बिजनेस के अंदर बाय डिफॉल्ट इन बिल्ड होता है, ठीक है। ये वो चीजें हैं जो ड्यूरिंग द टाइम इवैल्यूएट हुई हैं, हमने इसकी सिर्फ टर्मिनोलॉजीज अब यूज करना स्टार्ट करी है, वरना गवर्नेंस का जो सेटअप आपने अभी ये देखा होगा कि भाई ठीक है, एक बिजनेस है, उसका या तो सिंगल ओनर होगा या उसके मल्टीपल ओनर होगा, उस बिजनेस करने को कोई ना कोई तरीकाकार उसका बनाया जाएगा, ठीक है, और उसमें हर बंदा किसी ना किसी को जवाबदेह होगा, अकाउंटेबल होगा, ठीक है, और उसकी कोई ना कोई एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स कर रहे होंगे। तो ये समहाउ 2 decades बैक ये एग्जिस्ट करते थे, लेकिन ड्यूरिंग द टाइम रेगुलेटर्स हैं उन्होंने ये जरूरत महसूस समझी कि इसको आप डिसिप्लिन वे में जो है वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर इंटैक्ट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए जो है वो खैर आपके डिफरेंट रोल्स डिफाइन किए गए, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज डिफाइन करी गई। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को उसके बारे में ब्रीफ कर दूं कि जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने पूरा एक कंपनीज एक्ट या कंपनीज लॉ दिया हुआ है, जिसके अंदर कि एक कंपनी को फॉर्म करने से लेकर उसको स्टैब्लिश करने से लेकर उसके आखिर के बाइंडिंग तक के तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन मौजूद है, और ये बाकायदा कि आपको वो आपकी पार्लियामेंट से और आपके सेनेट से अप्रूव होने के बाद वो पास आउट होता है। देन उनके मजीद टाइम टू टाइम रेगुलेशंस आते रहते हैं जो वो प्रोसीजरल एक्टिविटी करने के लिए किसी कंपनी में कोई चाह रहे हैं वो टाइम टू टाइम गाइडलाइंस इशू करते रहते हैं। If we talk about the banking sector, so here we have the State Bank of Pakistan that have a specific banking companies ordinance 1962, the similar nature as compared to Companies Act, के उसके अंदर वो तमाम क्लॉजेस और वो
रेगुलेशंस, वो लॉस बताए गए हैं जिसके तहत आप अपना बैंकिंग बिजनेस जो है वो स्टार्ट से लेकर एंड तक रन करने के सारे विजन्स मौजूद हैं। अदर देन दैट, स्टेट बैंक सर्कुलर्स, इंस्ट्रक्शन सर्कुलर्स इशू करता है, अपने फ्रेमवर्क इशू करता है, गाइडलाइंस इशू करता है कि आप अपने बैंकिंग बिजनेस के अंदर बिजनेस के साथ साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस साइड को भी कैसे जो है वो मजीद इंटैक्ट रख सकते हैं और एक ऑर्गेनाइज वे में डिसिप्लिन चला सकते हैं। द थर्ड पोर्शन जो आपका पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, उसने भी बड़ा फोकस करा हुआ है। उसने SECP ही के कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशंस को अडॉप्ट करके अपनी पूरी रूल बुक के अंदर इंटैक्ट कर लिया है। और आप जब भी कोई ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए या मार्केट के अंदर अपने अपनी कंपनीज को सब्सक्रिप्शन करनी होती है या स्टैब्लिश करना होता है, तो वो पूरी उसके पूरी रूल बुक है जिसके अंदर पूरी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सेक्शन है, जिसके अंदर पूरे रूल्स एंड गाइड किया हुआ है कि आपने अपना बिजनेस कैसे करना है। सो ये वो फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं लाइफ में आप जब अपनी आगे बढ़ेंगे तो आपको ये प्रैक्टिकली चीजें नजर आना स्टार्ट हो जाएगी चीजों के अंदर। जो लोग अभी भी इंटरेस्टेड होते होंगे वो देखते होंगे कि न्यूज़पेपर के अंदर नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग्स आ रहे हैं, मुख्तलिफ उनकी कोटेशंस हैं, मुख्तलिफ एड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो एक आप लोगों को फ्लेयर उसको टच करने में मिल गया होगा कि भाई ये एक्चुअली बैकग्राउंड पे क्या कॉन्सेप्ट रन कर रहा होता है। अच्छा, जस्ट टू गिव यू अ न्यू कॉन्सेप्ट के रिसेंट पास 2 to 3 years के अंदर हमारे पास जो गवर्नेंस का स्कोप है वो बहुत वाइड हो गया। पहले हम जो बात करते थे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, वो एक टिपिकल मॉड्यूल जो मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर करा है जी, शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट एंड प्रेसिडेंट, ठीक है, इनको सबको आपस में गवर्नेंस ऑफिसर्स लिंक कर रहे हैं। अब ये बिजनेस वाइज बिजनेस के यूनिट्स के अंदर भी गवर्नेंस का रोल जो है इंडेज हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक ब्रांच बैंकिंग है या बैंकिंग बिजनेस की बात करूं, तो उसके लिए हमें ब्रांच बैंकिंग के अंदर भी बिजनेस गवर्नेंस फंक्शंस डेवलप ऑफिसर्स बिठाने पड़ते हैं जो ये देख सकें कि उनके आपस में जो कोऑर्डिनेशन है, जो रेगुलेटरी एक्सपेक्ट के हवाले से वो कंप्लाई है या नहीं है। अगेन, जो हमने पहले बात कही थी कि रिस्क आपने देखना बिल्कुल जरूरी होता है कि बिजनेस करने के हवाले से उसके साथ क्या बिजनेस रिस्क इंटीग्रेट हुआ हुआ है, उसको गवर्न करने के लिए अलग से स्पेशलाइज लोगों की टीम, प्रोफेशनल मौजूद हैं जिसको हम रिस्क गवर्नेंस ऑफिसर्स भी कहते हैं। सिमिलरली जो आप कंप्लायंस गवर्नेंस, इसी तरह IT के अंदर भी ये चीज़ आ चुकी है, डिजिटल फोरम्स के अंदर आ चुके हैं, ऑडिट के अंदर ये गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट इंग्लिश हो चुका है। तो ये वो गवर्नेंस का जो हमने कुछ पीछे स्लाइड्स में बात करी थी कि गवर्नेंस ऑफिसर्स आपस में कैसे ब्रिज करते हैं। तो ये वो टीम ऑफ पीपल होती है जो अपने अपने रेस्पेक्टिव एरियाज ऑफ फंक्शन के अंदर एलोकेट लोग हुए होते हैं और रिपोर्टिंग्स आगे कर रहे होते हैं। तो दिस इज द मेन थीम कि एक मैं आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग दे सकूं और अब ये आप लोगों का रिस्पॉन्स बताएगा कि हाउ मच you people are able to absorb this subjective topic कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो क्या होती है और वो काम कैसे होती है, उस कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर काम कैसे होता है और उन काम करने वाले लोगों की स्पेशलाइज रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। और that's all from my side. If you have any questions, I am here to answer. Thank you so much, sir, for your valuable time. So if anyone in the class is willing to ask a question, he or she can ask by raising their hands. अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि आपने जैसे बताया कि क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस इसके लिए चाहिए, तो हम अभी जैसे डिग्री कर रहे हैं कॉमर्स की, तो इसमें हम 5 ईयर का एक्सपीरियंस कैसे हमें होगा, एलिजिबल कैसे होंगे उसके लिए, हम जॉब में करने के लिए, ये आप जरा मुझे काइंडली बता दें। जी बिल्कुल। अच्छा, डिफरेंट किस्म का एक्सपीरियंस होता है। लेट सपोज आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के बाद आपने लेट सपोज अगर किसी बैंकिंग कंपनी को ज्वाइन करना है, तो ऑब्वियसली आपको बैंकिंग के अंदर भी दो चीजें होती हैं। एक आप ये कह लें कि हेड ऑफिस लेवल वर्क होता है, एक ब्रांच लेवल वर्क होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आप आगे जाके बिल्कुल लास्ट स्लाइड में आपने देखा होगा कि मैंने वहाँ पे एक वर्ड यूज करा हुआ था, बिजनेस गवर्नेंस। ठीक है, तो अब जो है ये इतना ज्यादा इंग्लिश हो चुका है। पहले आप ये कह सकते थे कि जी नहीं, आपके पास स्पेसिफिक जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, तो आप हेड ऑफिस लेवल की वर्किंग कर सकेंगे फाइनेंस में, ऑडिट में, और वहां से फिर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस की साइड पर शिफ्ट हो सकेंगे। लेकिन अब जब ऑब्वियसली ये नीचे साइड पे भी इनबिल्ड हो चुका है, तो आप ब्रांच बैंकिंग के भी अंदर भी आप अपना काम करते हुए, तो आप उस चीज को, आप एक टाइम पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन समझेगी कि जो अपने काम को बेहतर समझता है गवर्नेंस के एक्सपेक्ट से, तो वो उन लोगों को एलिवेट करते हैं ऊपर की साइड पे। मतलब आप कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई स्पेसिफिक वो ये देखेगा कि जी इस बंदे ने कोई डिग्री या सर्टिफिकेशन ली हुई है। ठीक है, जो उसकी मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो उसके पास पूरी है, देन उसका जो वे ऑफ वर्किंग और जो उसका एरिया ऑफ वर्किंग है वो देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि जी आप एक ब्रांच के अंदर एक सेटअप जो चलता है जी, एक कैश काउंटर होता है, एक ऑपरेशन साइड होती है, एक उसकी बिजनेस साइड होती है। ठीक है, अब एडिशनली जो फीचर ऐड हो गया इन ब्रांचेस के अंदर, वो कंप्लाइंस साइड का ऐड हो गया कि कुछ अर्से आप ब्रांच में काम करते हैं, आपको बिजनेस की समझ आ जाती है। ठीक है, फिर आप अगर ऑपरेशंस पे काम करते हैं तो आपको ऑपरेशंस की समझ में आती है। अब आपस में दोनों को इंटीग्रेट रखना और कहीं रेगुलेटरी ब्रीच ना हो, तो इसके लिए ये बंदा जो बिजनेस और ऑपरेशन दोनों का काम कर चुका है, ऑब्वियसली वो कुछ साल वो काम उसने जरूर करा होगा, तो इन लोगों को एलिवेट किया जाता है कि वो अपने कंप्लायंस के साथ देखते देखते उनको गवर्नेंस की साइड पे ट्रेन करें, ग्रूम करें, और फिर उनको स्पेसिफिक अगर उनकी अपनी भी विल भी है कि वो अपनी एकेडमिक या प्रोफेशनल लर्निंग भी बढ़ाना चाहें, तो वो ऑब्वियसली एक एडिटिव एडवांटेज है। तो ये वो एक सेटअप है जो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक सा डिफाइन कर रहा है। अगर आप बात करेंगे नहीं जी, एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड एक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है कोई, मुझे डायरेक्ट जाके जो एज ए कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफिसर लगना है। ठीक है, तो जो भी आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, नंबर वन चीज, इफ आई गिव एग्जांपल फॉर माय सेल्फ, कि पहले मैं फाइनेंस में था, मैं टैक्स देखता था बैंक्स के अंदर। उस चीज ने मुझे इतना इनरिच करा कि मुझे समझ में आ गया कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर आपके अंदर ये जो गैप को जो फिलअप करना है डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट को, वो कैसे करना है। इसमें ऑब्वियसली आपकी अपनी इंटेलेक्चुअल्स, आपकी अपनी एबिलिटी, आपकी अपनी क्वालिफिकेशन और आपका एक्सपीरियंस जो है वो साथ देता है। तो अगर आप डायरेक्ट करना चाहेंगे नहीं जी मैंने तो यही फील्ड लेनी है, तो अगेन उसके लिए वो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन वाला रास्ता आपको ऑप्ट करना पड़ेगा कि आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सेक्रेटरीज से जाके वो चीज़ लें, या चार्टर्ड अकाउंटेंसी, या फिर जो भी आपकी प्रोफेशनल अकाउंटेंसी के फोरम्स हैं वो यूज करें, और फिर आप एक जंप करके उस डायरेक्ट उस लेवल पे आ सकेंगे। तो ये सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। Assalamu alaikum, everyone. This is Tanvir Hussain. First of all, thank you, Ms. Anam, for such a nice session. Am I audible? Yes, yes. Okay, sir, my question is regarding the board of directors and the little conflict between board of directors and the corporate governance in our corporate sector. Let's assume a case that we know that जो board of director जिसकी selection होगी, वो board of director after election select होगा. Let's say if there is a process of elections, ठीक है, तो elections का जो rule है वो 1 vote per share ये follow होता है, and most probably जिसके पास सबसे ज्यादा shares होंगे या 51% shares होंगे, who will be the he will be the owner, and he had the right to choose the most of the board of directors. और कॉर्पोरेट सेक्टर में हम ये भी देखते हैं कि जो छोटे शेयर होल्डर्स होते हैं वो कभी भी कंबाइन नहीं होते हैं जब इलेक्शंस की बारी आती है, ठीक है।
तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो उनकी मर्जी से आता है, जिनके पास शेयर ज्यादा है, ठीक है, ऐसे उस कॉन्टेक्स्ट में जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है या जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफिसर है, वो जो स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है? अच्छा जी, थैंक यू तनवीर साहब, वेरी वैलिड एंड गुड क्वेश्चन। ठीक, अच्छा थोड़ा सा मैं आपको एक मैकेनिज्म बता दूं कि जो हमारा रेगुलेटर है SECP, वो भी इस बात से बहुत कंसर्न्ड है कि जो आपका बिल्कुल वैलिड सवाल था कि भाई अगर कोई स्पॉन्सर है जिसके पास होल्डिंग ज्यादा है और वो अपने मतलब के लोग बिठा लेता है, तो हमारा माइनॉरिटी शेयर होल्डर कहाँ गया? तो उसके लिए स्पेसिफिक SECP ने रेगुलेशन लगाने के आपने उनके स्टेक को सेफगार्ड करने के लिए अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी रखने हैं। मतलब आपकी बोर्ड की कंपोजिशन जो होगी वो कुछ ऐसे होगी, एक स्पॉन्सर डायरेक्टर है, ठीक है, जो नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में भी हो सकता है, एक आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जो ऑब्वियसली उस एग्जीक्यूटिव रोल के अंदर होगा, मैनेजमेंट में का पार्ट होगा वो, एक आपकी थर्ड कैटेगरी उन्होंने इंट्रोड्यूस करी है, वो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। अच्छा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होता है कि उसका उस कंपनी के स्पॉन्सर या बिजनेस से कोई मटेरियल रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। मींस कि वो डायरेक्टर उस स्पॉन्सर का कोई रिलेटिव नहीं होगा, वो डायरेक्टर उस कंपनी के बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं रखता होगा, वो डायरेक्टर उस कंपनी के बिजनेस या मैनेजमेंट का कभी पार्ट नहीं रहा होगा, कुछ नंबर ऑफ इयर्स की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद वो बन सकता है। अच्छा, वो डायरेक्टर उसका किसी भी तरीके से उस बिजनेस का कोई पार्टनर, उसका ऑडिटर या किसी भी और एस्पेक्ट से वो बिजनेस साइड इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ये SECP ने इसलिए रिक्वायरमेंट निकाली है, बाद में स्टेट बैंक ने भी इसको मैंडेटरी कर दिया फॉर बैंकिंग कंपनीज, कि आपका वो जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है ना, एक वो क्लास जो अगर एक साथ भी हो जाए तो शायद वो स्पॉन्सर की उस स्ट्रेंथ की compete ना कर सके। तो आपके बोर्ड के ऊपर कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट लोग बैठे होने चाहिए जो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हो सके, जो स्पॉन्सर से इन्फ्लुएंस ना हो सके, ठीक है। तो वो लोगों का जो है स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर कोई कंपनी या डायरेक्टर्स ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जिस डिसीजन के अंदर माइनॉरिटी शेयरहोल्डर का नुकसान है और जो स्पॉन्सर है उसका फायदा है, एक ऐसा डिसीजन करने के लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो सबके लिए फेयर इनफ हो कि ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कैश डिविडेंड अनाउंस करते हैं, ठीक है, आप 10% कैश डिविडेंड अनाउंस करते हैं, ₹1 अनाउंस करते हैं, या आप 100% अनाउंस करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए वो ये देखेंगे कि भाई ये सबको मिले, ये ना हो कि जी ठीक है जी एक काम करें जी, हमारे पास तो शेयर ज्यादा हैं, ठीक है, तो हम ये काम करते हैं कि हम तो बस 0.25 और इस किस्म का डिविडेंड देते हैं, नहीं भी देते डिविडेंड, ठीक है। तो वो मेक श्योर करते हैं कि जब आपके पास डिविडेंड अनाउंसमेंट की वर्किंग आएगी तो एक फेयर पोर्शन हो कि जो अनाउंस किया जाए एज ए डिविडेंड। डिविडेंड कहलाता है एक आपका जो टोटल प्रॉफिट होता है उसकी कंपनी का एक पोर्शन ऑफ है जो आप अपने सारे शेयर होल्डर्स को देते हैं, जो उनके शेयर्स के हवाले से डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। सेकंड, ये तो मैंने आपको वो साइड बता दी कि जो उन्हीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के दरमियान बैठा हुआ है। अगेन SECP ने फोरम्स रखे हुए अपने पास कि अगर शेयर होल्डर को कोई कंप्लेन है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से या उनके डिसीजन के हवाले से, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी लिख सकता है अपने इंटरेस्ट के हवाले से, अपने कंसर्न्स के हवाले से, और डायरेक्टर हो बोर्ड के ऊपर, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो या नॉन एग्जीक्यूटिव हो या शेयर होल्डर हो, वो डायरेक्ट SECP से भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि भाई हमारे राइट्स को जो है वो सही तरीके से टेकिंग केयर नहीं किया जा रहा, हमारी ये ऑब्जर्वेशन है। देन फिर SECP उस पर एज ए रेगुलेटर जो है वो इंटरवीन कर सकता है। रिसेंटली अगर आप लोगों को याद हो कि एक हैस्कोल का आप लोगों ने जो फाइनेंशियल एक तरीके से स्कैम जो है वो सुनने में आया था, तो उसमें भी यही हुआ था कि जो भी उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को गलत, तो उनका जो एक डायरेक्टर पेरेंट कंपनी थी वो चेंज हुआ, उसने फिर आके सारे स्टेप्स लिए और देन फिर उसकी पूरी
इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी। तो ये एक बिल्कुल एक विंडो रखी हुई है एससीसीबी ने, रेगुलेटर ने, कि जहां से जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है उनका स्टेक होल्डर जो है वो सेफगार्ड किया जाता है। सर मुझे आपसे पूछना था कि अब जैसे आपका ताल्लुक जो है वो बैंकिंग सेक्टर से है और बैंक का रेगुलेटर जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, और अगर हम कंपनीज के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो उनका रेगुलेटर जो है वो एसएससीपी है। तो सर एसएससीपी जो है वो कैसे इन्वॉल्व होता है बैंकिंग सेक्टर की कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, इसके बारे में आप बता दें तो। ठीक, अच्छा, बैंकिंग कंपनीज के लिए बिल्कुल आपने सही कहा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन बैंकिंग कंपनीज के लिए सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नहीं है, बैंकिंग कंपनीज के लिए एससीसीबी भी है। थोड़ा सा मैं आपको एक प्रोसेस बता देता हूँ कि जब आपने कोई भी कंपनी अपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, ठीक है, तो उस चाहे वो बैंकिंग कंपनी हो या नॉन बैंकिंग कंपनी हो, तो उसके बाद सबसे पहले आपको अगर आपने बैंकिंग कंपनी खोलनी है तो आपने पहले पास जाना है आपने स्टेट बैंक के पास और आपने उससे एक लाइसेंस ले लेना है, ठीक है। देन वो बैंकिंग कंपनी जाएगी आपके पास एससीसीपी के पास और वहां से वो एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेगी, ठीक है, और उसके बाद फिर कमिटमेंट ऑफ बिजनेस और सारे सर्टिफिकेट उसको लेने होते हैं। तो इन अ नटशेल बैंकिंग कंपनी के दो रेगुलेटर हैं, एक एससीसीपी है, एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। स्टेट बैंक फॉर कोर बैंकिंग बिजनेस और जो एससीसीपी है वो लिस्टेड कंपनीज के एम्बिट के हवाले से जितना रेगुलेशन है उनको सेफगार्ड करने के लिए, ठीक है। तो फॉर लिस्टेड कंपनी, अगर कोई लिस्टेड कंपनी है या अदर देन लिस्टेड कंपनी भी है, मतलब नॉन बैंकिंग कंपनी अगर कोई है, हाँ, उसके लिए सिर्फ एक ही रेगुलेटर है, वो है लिस्टेड कंपनी। नॉन बैंकिंग कंपनी के ऊपर स्टेट बैंक जो है वो रेगुलेट नहीं करता। तो आई होप आई क्लियर। यस सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर फॉर एवरीथिंग। आपने हमारे लिए टाइम निकाला और बहुत अच्छे से हमें ये टॉपिक जो है वो समझाया है। मैं पूरी क्लास की तरफ से आपको थैंक यू कहूँगी। और सर अब मैं मैम अनम शफीक से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो कुछ वर्ड्स जो है सेशन में ऐड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, सर थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। स्टूडेंट्स के साथ बैठ के सुन रही थी, इट वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल सेशन एंड वेरी हैप्पी। और जैसे आपने एड्रेस किया सबको, सबके क्वेरीज को भी एड्रेस किया, बहुत शुक्रिया सर। इट वाज अ वेरी गुड सेशन, थैंक यू सो मच। मैं मेरे इंस्टीट्यूट की बिहाफ पे एरिड यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में है ये, तो और मेरे स्टूडेंट्स बीएस कॉमर्स में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ते हैं। इट वाज वेरी वैल्यूएबल एंड इंफॉर्मेटिव सेशन फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू अनम, आपका शुक्रिया कि यू गिव मी वन अनदर अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू पीपल। ओके सर, तो हमने काफी क्वेश्चंस भी ले लिए, तो हम अब इसको फिर एंड करते हैं सेशन को। जी थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच सर, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।